वो फिर वही सलाहुद्दीन अय्यूबी बन गए थे जो सिर्फ हक़ाइक़ के मुताल्लिक मुख्तसर सी बात किया करते थे। उन्होंने कमांडरों को बताया कि 2 रोज बाद रात का कूच होगा। उन्होंने प्लान के मुताबिक फौजों की जो तकसीम कर ली थी वो सबको बताई और हर हिस्से के कमांडर को कूच का वक्त बताया। हरावल के कमांडर को जरूरी हिदायत दी। छापामार कमांडो हबशियों की तकसीम बताई। पहलुओं पर जिन दस्तों का रखना था उनके कमांडरों को कूच का अंदाज, रास्ता और वक्त बताया और उन्होंने सबको ये भी बताया कि उनका अपना हेडक्वार्टर घूमता फिरता रहेगा। इससे पहले उन्होंने मार्के के रास्ते पर मुतहर्रिक रहने वाले छापामार दस्ते भेज दिए थे और मुसाफिरों और खाना बदोशों के बहरूप में उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस की बहुत सी नफरी उन इलाकों में भेज दी थी जहां रिमांड की फौज के आने की तवक्को थी। रसद के मुतालिक उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। कमोबेश 1 साल तक मिस्र से रसद और कुमक मंगवाने की जरूरत नहीं थी। असलहा और जानवरों का स्टॉक भी उन्होंने दमिश्क में जमा कर लिया था। उन्होंने घुड़सवार छापामारों को मिस्र के रास्ते के इर्द गिर्द के इलाकों में इस हिदायत के साथ भेज दिया था कि रिमांड की फौज इधर आए तो उस पर शब खून मारने में और अगर जरूरत महसूस हो तो फौरन इत्तला दें ताकि सलीबियों को घेरे में लेने का इंतजाम किया जाए। 6-7 दिसंबर 1174 ईस्वी की रात को हरावल दस्ते ने दमिश्क से कूच किया। वो रात बहुत ही सर्द थी। यखबस्ता झक्कड़ चल रहे थे जो जिस्म को काटते थे। सिपाही और घोड़े इन जखड़ों के आदी हो चुके थे। हरावल के कमांडर को बता दिया गया था कि देखभाल यानी रैकी का जैश पहले रवाना हो चुका है। उसके सिपाही वर्दी में नहीं थे, वो मुसाफिरों के भेस में गए थे। सुल्तान अय्यूबी ने उन्हें यह हिदायत दी थी कि तेज रफ्तार कासिद पीछे आकर हरावल दस्ते के कमांडर को आगे की इत्तलाएं देते रहें। हरावल को हम्माद के किले तक जाना था जहां कलादार जोरदिक था। कमांडर को सुल्तान अय्यूबी ने बताया कि हम्माद का किला बगैर लड़े मिलने का इम्कान है, लेकिन वो किसी धोखे में ना आए। वो किले से मौजूद फासले पर रुक जाएं और देखें कि किले वालों का रवैया क्या है। अगर जोरदिक सुलह करना चाहता है तो उसे किले से बाहर बुला लिया जाए और सुल्तान अय्यूबी के आने तक उसके साथ कोई समझौता न किया जाए। सुल्तान अय्यूबी के दीवारें तोड़ने वाले तजर्बाकार आदमियों की एक जमात को आगे भेज दिया गया था। हरावल की रवानगी से 3-4 घंटों बाद 2 ज्यादा नफरी के दस्ते इस तरह रवाना किए गए कि एक को हरावल के दाएं और दूसरे को बाएं रहना था। उनके लिए हिदायत ये थी कि अगर हम्माद के किले से हरावल का मुकाबला हो जाए तो ये दोनों दस्ते दोनों अतराफ से आगे बढ़कर किले का मुहासरा कर लें और उस पर इस कदर तीर बरसाएं कि दीवार तोड़ने वाली जमात दीवार तक पहुंच जाए। इन दोनों हिस्सों के दरमियान सुल्तान अय्यूबी जा रहे थे। हरावल और दोनों पहलुओं के दस्ते सुल्तान अय्यूबी की फौज का चौथा हिस्सा थे। उन्होंने बाकी तमाम फौज पीछे रखी थी। उन्होंने कम से कम नफरी से दुश्मन से झड़प लेने का प्लान बनाया था। रसद के लिए उन्होंने छापामार दस्ते फैला दिए थे। ऐसे छोटे छोटे दस्ते हम्माद से बहुत आगे भी भेज दिए थे ताकि हम्माद से कोई कासिद हलब तक न जा सके और अगर कहीं से कुमक आ जाए तो छापामार उसे शब खूनों से परेशान करते रहें और पेशकदमी से रोके रखें। अगला दिन गुजर गया। रात गहरी हो चुकी थी जब हरावल के दस्ते हम्माद से 2-3 मील दूर पहुंच चुके थे। 9 दिसंबर 1174 की सुबह तुलू हुई थी। किले पर खड़े संतरियों को ऐसे साए से नजर आए जैसे बहुत से इंसान और घोड़े हों। कोई काफिला हो सकता था। जूं जूं सूरज ऊपर उठता गया धुंध छटती गई और साए निखरते गए। संतरियों ने देखा कि यह फौज है। उन्हें अभी यह मालूम नहीं था कि किले के दाएं और बाएं भी फौज मौजूद है जो उन्हें नजर नहीं आ सकती थी। नकारा बजा दिया गया। एक कमांडर दौड़ता ऊपर आया और उसने फौज देखी तो दौड़ता गया और कलादार जोरदिक को इत्तला दी। घबराओ नहीं, जोरदिक ने कमांडर से कहा, यह किसी हमलावर की फौज नहीं हो सकती। सलीबी मुझे कत्ल नहीं करा सके, उन्होंने कोई और साजिश की होगी। उन्होंने साले से यह हुक्म ले लिया होगा कि हम्माद का किला मुझसे किसी और को लेके दे दिया जाए। यह फौज किले के लिए आई होगी। तुम बाहर जाओ और देखो कि यह किसका दस्ता है और ये लोग क्या चाहते हैं। कमांडर घोड़े पर सवार बाहर निकला और सुल्तान अय्यूबी के हरावल दस्ते की तरफ गया। उसने अलम देखा तो ये सुल्तान अय्यूबी का था। वो जरा पीछे ही रुक गया। हरावल दस्ते का कमांडर उस तक गया। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। दोनों नूरुद्दीन जंगी की फौज में इकट्ठे रह चुके थे। ऐसा भी होना था कि हम आपस में लड़ेंगे, हरावल दस्ते के कमांडर ने उसके साथ हाथ मिलाकर कहा। जंगी जिंदा थे तो हम दोस्त और रफीक थे, वो मर गया तो हम दुश्मन बन गए। फिर तुम क्यों आए हो? किले के कमांडर ने पूछा। तुम किले को नहीं बचा सकोगे, हरावल के कमांडर ने कहा। मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि किलेदार से कहो कि किला हमारे हवाले कर दे और खून खराबा ना होने दे। हम तुम्हें ज्यादा मोहलत नहीं देंगे। थोड़ी देर में किला मुहासरे में आ चुका होगा।
तुम्हारी कुमक वगैरह के रास्ते बंद किए जा चुके हैं, हथियार डाल दो। कले का कमांडर कोई जवाब दिए बगैर वापस चला गया और जोरदिक को बताया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमला कर दिया है और वो हथियार डालने को कह रहे हैं। ये दस्ते उन्हीं के हैं। जोरदिक ने चिल्लाकर कहा, कले से झंडा उतार दो, सफेद झंडा चढ़ा दो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आया है। वो दौड़ता बाहर निकला, घोड़े पर बैठा और कले से निकल गया। हरावल दस्ते के कमांडर के पास पहुंचा। सुल्तान अय्यूबी बहुत पीछे थे। जोरदिक एक रहनुमा और अपने मुहाफिजों को साथ लेकर सुल्तान अय्यूबी के हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गया। सुल्तान अय्यूबी ने जोरदिक को गले लगा लिया। जोरदिक ने उनसे माफी मांगी, कुछ जज्बाती बातें की और कला अपनी फौज समेत सुल्तान अय्यूबी के हवाले कर दिया। सुल्तान अय्यूबी अपनी मरकजी कमान के साथ किले में दाखिल हुए तो उन्होंने सफेद झंडे की जगह अपना झंडा चढ़ाने का हुक्म दिया। जोरदिक ने किले में मुकीम फौज के छोटे बड़े कमांडरों को सुल्तान अय्यूबी के सामने बुलाया और कहा कि तुमसे हथियार नहीं डलवाए गए, तुम्हें किसी ने शिकस्त नहीं दी। अपने सिपाहियों से भी कह दो कि अपने आप को शिकस्त खुर्दा न समझें। हम सब मुसलमान हैं, अब हम सलीबियों और उनके दोस्तों के खिलाफ लड़ेंगे। सुल्तान अय्यूबी जिस मुहिम पर निकले थे उसकी पहली मंजिल उन्हें किसी काविश के बगैर मिल गई। वो खुदा के हुजूर सजदे में गिर गए। उसके बाद उन्होंने जोरदिक के साथ आगे का प्लान बनाना शुरू कर दिया। मुश्किल एक ही थी कि जोरदिक के दस्तों को सर्दी में लड़ने की मशक नहीं कराई गई थी, ताहम इस किले को अड्डा यानी बेस बना लिया गया। जोरदिक के दस्तों को ऐसे तरीके से तकसीम किया गया जिससे ये दुश्वारी खत्म हो गई कि वो सर्दी में नहीं लड़ सकेंगे। मगर सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने एहतजाज किया और मुतालिबा किया कि वो सुल्तान अय्यूबी के फौज के साथ आगे जाएंगे और लड़ेंगे। आगे हुमस का किला था। सुल्तान अय्यूबी ने कूच का वक्त ऐसा रखा कि हुमस तक रात को पहुंचा जाए। उन्होंने इसी हरावल को आगे भेजा, लेकिन अब के उन्होंने डिप्लॉयमेंट में कुछ रद्दोबदल कर दिया क्योंकि हुमस में उन्हें कोई तवक्को नहीं थी कि किला बगैर लड़े उनके हवाले कर दिया जाएगा। उन्होंने देखभाल के लिए एक पार्टी आगे भेज दी थी जिसने रास्ते में इत्तला दी थी कि किले का महल्ले वकू क्या है और गिरदोपेश के अहवालो कवायफ क्या है। सुल्तान अय्यूबी ने चंद दस्ते उस तरफ भेज दिए जिधर से मदद वगैरह आने की तवक्को थी। उन्होंने अपनी रसद हम्माद के किले में जमा कर ली और रसद आगे ले जाने के लिए रास्ते को कई गश्ती पार्टियों और छापामारों के जरिए महफूज कर लिया। उनके साथ हम्माद का एक दस्ता भी था। सुल्तान अय्यूबी की कोशिश ये थी कि हलब तक उनके हमले की खबर न पहुंचे ताकि वो दुश्मन को बेखबरी में जा लें। उन्होंने इसका इंतजाम कर दिया था। अपने आदमी हलब के रास्ते पर फैला दिए थे जिनके लिए हुक्म यह था कि वो किसी के भागे हुए फौजी को या किसी ऐसे गैर फौजी को जिसे ये मालूम हो कि हमला शुरू हो चुका है रोक लें। रात गहरी हो चुकी थी। कलादार और उसके कमांडर एक वसी कमरे में शराब से दिल बहला रहे थे। उन्होंने 2 नाचने वालियां बुला रखी थीं। कमरे में तबलो सारंग और रक्स सुरूद का पुररौनक हंगामा बपा था। सिपाही बेफिक्री की नींद सो गए थे और जो ड्यूटी पर थे वो सर्दी से बचने के लिए किसी न किसी औट में खड़े थे। रात यख थी। कमांडरों ने सबको बता रखा था कि सर्दियों के मौसम में जंग का कोई खतरा नहीं। हम इसीलिए नूरुद्दीन जंगी के मरने की दुआएं करते थे कि इसी दुनिया में जन्नत देख लें। कलादार ने शराब का प्याला ऊपर करके कहा, अब सलाहुद्दीन अय्यूबी आया है, खुदा उसे भी जल्दी उठा लेगा। उसे हम उठाएंगे, एक कमांडर ने कहा। जरा मौसम खुल जाने दो। किले की दीवार पर खड़े संतरी ने अपने साथी से कहा, वो देखो आग जल रही है। जलने दो, उसके साथी ने कहा, कोई काफिला होगा। इतने में आग के 3-4 गोले हवा में बुलंद हुए जो किले की तरफ आए और उन दोनों संतरियों के ऊपर गिरकर किले के अंदर जा गिरे। उनके पीछे और गोले आए। ये शोलों के गोले थे। फिर कई और गोले आए, उनमें से कुछ सामान पर पड़े और आग लग गई। नकारे और घड़ियाल बज उठे। कलादार की महफिल में उधम बपा हो गया। सब दौड़ते किले की दीवार पर गए। उन पर तीरों का मीम बरसने लगा। दरवाजे के संतरियों ने शोर बपा कर दिया कि दरवाजा जल रहा है। सुल्तान अय्यूबी के हमला आवर दस्ते ने दरवाजे पर आतिशगीर मादा फेंककर आग लगा दी। चीख चिल्लाकर किले के अंदर की फौज को बेदार किया गया। किले से भी मुजाहिमत शुरू हो गई, लेकिन बाहर से इतने तीर आ रहे थे कि सर उठाना महाल हो रहा था। सुल्तान अय्यूबी की मिंजनीकों ने किले को जहन्नम बना दिया था। किले के कमांडर चिल्ला चिल्ला कर अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ा रहे थे। सिपाही अंधाधुंध तीर चला रहे थे। हथियार डाल दो, सुल्तान अय्यूबी की तरफ से कोई ललकार रहा था। हथियार डाल दो, तुम्हें कहीं से भी मदद नहीं मिल सकती, जाने बचाओ। ये ऐलान भी किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के आगे हथियार डाल दो, किसी को जंगी कैदी नहीं बनाया जाएगा, अतात कबूल कर लो।
हमारी फौज में शामिल हो जाओ। रात भर ऐलान होते रहे और तीरों का तबादला भी होता रहा। सुबह की रोशनी फैली तो कलादार ने बाहर का मंजर और किले की दीवार पर अपने सिपाहियों की लाशें देखकर सफेद झंडा चढ़ाने का हुक्म दे दिया। यह किला भी सर कर लिया गया। कलादार और कमांडरों ने हथियार डाल दिए। सुल्तान अय्यूबी किले में गए और कमांडरों से इतना ही कहा, खुदा तुम्हें माफ करे, और हुक्म दिया कि उन सबको उनके सिपाहियों के साथ दमिश्क भेज दिया जाए। सुल्तान अय्यूबी उन्हें अपनी फौज में शामिल नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी वफादारी अभी मशकूक थी। इस किले में असलहा और रसद का खासा जखीरा था। वहां शराब भी थी और नाचने वालियां भी। शराब बाहर उंडेल दी गई और नाचने वालियों को भी उनके आदमियों के साथ दमिश्क भेज दिया गया। सुल्तान अय्यूबी ने हमस के किले को दूसरा अड्डा बना लिया और हम्माद के किले का एक दस्ता वहां लगा दिया। अगला किला हलब का था, जो हलब शहर से जरा ही दूर था। वहां भी वही हुआ जो हमस में हुआ था। सुल्तान अय्यूबी का हमला नागहानी था। उन्होंने किले वालों को बेखबरी में जा लिया था। उनके सिपाहियों का मोराल 2 किले सर कर लेने से और ज्यादा मजबूत हो गया था। उन्होंने हलब का किला भी सर कर लिया और उसके दस्तों को कमांडरों समेत दमिश्क भेज दिया गया। मगर इस मरहले पर आकर राजदारी खत्म हो गई। हथियार डालने वाले सिपाहियों में से कोई फरार हो गया या किसी और ने हलब इत्तला दे दी कि सुल्तान अय्यूबी ने हम्माद, हमस और हलब के किले ले लिए हैं और वो हलब की तरफ बढ़ रहे हैं। सुल्तान अय्यूबी को मालूम ना हो सका कि उनकी राजदारी वाला हरबा बेकार हो चुका है। उन्होंने पेशकदमी की रफ्तार भी खत्म कर दी, जिसकी वजह यह थी कि जो दस्ते हमस और हलब के किलों को मुहासरे में लेकर रातों को लड़े थे, उन्हें आराम के लिए पीछे भेजना और उनकी जगह ताजा दम दस्ते आगे लाना जरूरी था। उन्हें अब फौज को बदली हुई तरतीब में आगे बढ़ाना था, क्योंकि हलब शहर की लड़ाई किले के मुहासरे से मुख्तलिफ थी। नई तरतीब में भी कुछ वक्त लग गया। सुल्तान अय्यूबी बहुत मोहतात थे क्योंकि असल लड़ाई तो अब आ रही थी और सलीबी फौज के आने का इम्कान भी था। हलब इत्तला जल्दी पहुंच गई थी। सलीबी मुशीर वहां मौजूद थे। पहले तो वो इस पर हैरान हुए कि सुल्तान अय्यूबी ने सर्दियों में हमला किया है। फिर वो खुश हुए कि उनकी फौज सहराई जंगों की आदी है। वो इन चट्टानों इलाकों में नहीं लड़ सकेगी। उन्हें यह एहसास था कि हलब की फौज भी इस इलाके में नहीं लड़ सकेगी। उन्होंने 2 तरकीबें सोची। एक ये कि सुल्तान अय्यूबी को अपनी पसंद के मैदान में लड़ाएं और दूसरी ये कि यहाँ सलीबियों की वो फौज लाई जाए जो यूरोप से आई है। रिमांड की फौज में ऐसे सिपाहियों की अक्सरियत थी। चुनाचे फौरी तौर पर रिमांड को तेज रफ्तार कासिदों के जरिए इत्तला भेज दी गई कि सुल्तान अय्यूबी हलब की तरफ बढ़ रहा है, उसे अकब से घेरे में लिया जाए। वक्त हासिल करने के लिए उन्होंने ये इंतजाम किया कि सुल्तान अय्यूबी को हलब के मुहासरे में ज्यादा से ज्यादा देर तक उलझाए रखा जाए ताकि रिमांड को अपनी फौज लाने के लिए वक्त मिल जाए। सलीबी मुशीरों ने राजदारी पर पूरी तवज्जो दी। उन्हें मालूम था कि शहर में सुल्तान अय्यूबी के जासूस मौजूद हैं। चुनाचे उन्होंने शहर की नाकाबंदी कर दी। फौरन ऐलान कर दिया गया कि शहर से बाहर कोई नहीं निकलेगा, उसे खबरदार किए बगैर तीर मार दिया जाएगा। इसके साथ ही मस्जिदों में ऐलान किया गया कि सुल्तान अय्यूबी जंगी ताकत और बादशाही के नशे में हमला आवर हुआ है। सलीबी ज़हनी तखरीबकारी के माहिर थे। उन्होंने प्रोपेगेंडे की नई मुहिम चला दी। घर घर, गली गली, मस्जिद मस्जिद इस किस्म की अफवाहें फैला दी कि सुल्तान अय्यूबी की फौज जिस शहर को फतह करती है वहां की तमाम लड़कियों को जमा करके आबरू रेजी करती है, शहर को लूटकर आग लगा देती है, और ये भी कि सुल्तान अय्यूबी ने नबूवत का दावा कर दिया है और वो नया मजहब ला रहा है जो कुफ्र है। ऐसी बहुत सी अफवाहें फैला दी गईं। सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ नफरत पैदा करने का अमल तो 6 महीनों से जारी था। लोगों में सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ जंगी जुनून पैदा कर दिया गया था। आखिरकार इन ताज़ा अफवाहों ने लोगों को आग बगूला कर दिया और वो मरने मारने के लिए तैयार हो गए। शहर की नाकाबंदी ने सुल्तान अय्यूबी के जासूसों को बेकार कर दिया। उन्होंने शहर के बाशिंदों में जो कहर और गजब देखा था उसके सामने भी वो बेबस हो गए थे। एक जासूस शहर से निकलने की कोशिश में मारा गया। वो सुल्तान अय्यूबी को इत्तला देना चाहता था कि शहर की कैफियत क्या है और वो किसी खुशफहमी में मुब्तला होकर न आए। जासूस ने सरपट घोड़ा भगाया मगर 2 तीरों ने उसे गिरा दिया। जासूसों के कमांडर ने, जो आलिम के रूप में था, शहरियों में सलीबी प्रोपेगेंडे के खिलाफ मुहिम चलाई, मगर उसके आदमियों ने जहां भी बात की मुंह की खाई। असवाले ने सलीबी मुशीरों के मशवरे पर वाली मूसल सैफुद्दीन को भी इत्तला भेज दी कि मदद के लिए आए। हसन बिन सबाह के फिदाइयों के पीरो मुर्शद शेख सन्नान को भी इत्तला भेजी गई कि वो जो उजरत मांगेगा उसे दी जाएगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करा दे, खा उसके कितने ही आदमी क्यों ना मारे जाएं। शेख सन्नान का एक हमला नाकाम हो चुका था जो उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक मुहाफिज पर नशा तारी करके उससे कराया था।
अब उसने उन फिदाइयों को बुलाया जो जिंदगी और मौत को कुछ समझते ही नहीं थे। वो बराए नाम इंसान थे। मर जाना और किसी को मार देना उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता था। उनमें मफरूर कातिल भी थे। शेख सन्नान ने उन्हें कहा कि उन्हें मुंह मांगी उजरत मिलेगी, वो सुल्तान अयूबी को कत्ल कर दें। उनमें से 9 आदमी तैयार हो गए। अस्वाले के हामियों में सबसे ज्यादा कीना परवर और शैतान फितरत आदमी गुमगश्तगीन था, जिसे गवर्नर का दर्जा हासिल था। वो बज़ाहिर सुल्तान अयूबी के खिलाफ था, मगर वो दोस्त किसी का भी नहीं था। अस्वाले को खुश करने के लिए उसने उसकी हिमायत की और सलीबियों के साथ दोस्ती का इजहार इस तरह किया कि उसके कले में बहुत सी सलीबी कैदी थे, उन सब को रिहा करा दिया। अब हलब की इससे तला पर कि सुल्तान अयूबी की फौज आ गई है, उसने अपनी फौज भेज दी और खुद भी लड़ने का वादा किया। ये एक तूफान था जो सुल्तान अयूबी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। इतने ज्यादा दुश्मनों के मुकाबले में उनकी नफरी थोड़ी थी और अब उनके जासूस बेकार हो जाने की वजह से उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि दुश्मन के कैंप में क्या हो रहा है। वो अभी तक इस खुशफहमी में मुब्तला थे कि वो हलब वालों को भी बेखबरी में जा लेंगे। ताहम वो मामूली किस्म के जंगजू नहीं थे। उन्होंने अकब और पहलों की हिफाजत का इंतजाम कर रखा था। उन्होंने कम से कम तादाद से हमला करने का फैसला किया। उनके देखभाल के दस्ते आगे चले गए। आगे इलाका चटानी, पथरीला और नशेब फराज का था और रास्ते में एक दरमियाना सा दरिया भी था। जनवरी 1175 ईस्वी का महीना शुरू हो चुका था। सर्दी और ज्यादा बढ़ गई थी। सुल्तान अयूबी ने फौज की 1/4 नफरी हमले के लिए मुंतखब की। महफूजा में उन्होंने ज्यादा दस्ते रखे थे। उन्होंने जब पेशकदमी की तो देखभाल करने वाले दस्तों ने इत्तला दी कि दरिया के उस तरफ एक वसी और अरीज नशेब है, वहां दुश्मन की फौज तैयारी की हालत में मौजूद है। यही वो मकाम था जहां से दरिया उबूर किया जा सकता था। सर्दियों के मौसम में दरिया में पानी गहरा नहीं था। इस मकाम पर पाट फैल जाने से पानी और भी कम था। घोड़े और इंसान आसानी से गुजर सकते थे। यहीं दुश्मन ने अपनी फौज फैला रखी थी। सुल्तान अयूबी को बताया गया था कि रात को उस फौज के चंद एक संतरी बेदार होते हैं और दिन के दौरान गश्ती पार्टियां हर तरफ घूमती फिरती रहती हैं। इस इत्तला से शक हुआ कि हलब वालों को उनकी आमद की इत्तला मिल गई है और वो उन्हें बेखबरी में नहीं ले सकेंगे। उन्होंने देखभाल के लिए इस मकाम से दूर के इलाके में अपने आदमी भेजे ताकि मालूम किया जा सके कि दरिया किसी और जगह से उबूर किया जा सकता है या नहीं। इसके साथ ही उन्होंने फैसला किया कि वो नशीब में दुश्मन की फौज को धोखा देकर हमला और पेशकदमी उसी तरफ से होगी। उन्होंने उसी रात छापा मार रवाना कर दिए। उनका अपना हेडक्वार्टर वहां से 5-6 मील दूर था। दरिया के किनारे दुश्मन की जो फौज थी वो भी इस खुशफहमी में मुब्तला थी कि इतनी यखबस्ता रातों को हमला नहीं हो सकता। निस्फ शब के करीब सिपाही खैमों में दुबके पड़े थे। कमांडर बेखबर सो रहे थे, सिर्फ संतरी जाग रहे थे। एक संतरी सर्दी में ठिठरा खड़ा था। पीछे से किसी ने उसकी गर्दन दबोच ली, किसी और ने उसे उठा लिया। ये सुल्तान अयूबी के 2 छापा मार थे। वो संतरी को उठाकर ले आए और उससे पूछा कि घोड़े कहाँ बंधे हुए हैं। उसके सीने पर 2 तलवारों की नोकें रखी हुई थी। संतरी को मालूम था कि ये सुल्तान अयूबी के सिपाही हैं। उसने उनसे इल्तजा की कि मैं तुम्हारा मुसलमान भाई हूं, ये बादशाहों के झगड़े हैं, हम एक दूसरे का खून क्यों बहाएं। उसने बताया कि घोड़े एक जगह नहीं बंधे हुए, चूंकि फौज तैयारी की हालत में है, इसलिए घोड़े सवारों के खैमों के साथ 2-2, 3-3 करके बंधे हुए हैं। छापामार उसे उसके कैंप के करीब ले गए और पूछा कि दस्तों के कमांडर कहाँ कहाँ हैं। उसने अंदाजा करके उनके खैमों की सिमतें बता दी। उसे साथ ही पीछे ले आए और उसे कहा कि यहाँ खड़े रहो और तमाशा देखो। वहां छोटे साइज की एक मिंजनीक रखी थी, उसमें छापामारों ने एक हांडी सी रखी। 4 आदमियों ने उसे पीछे खींचा और छोड़ दिया। हांडी गुलेले की तरह उड़ गई। दूसरी हांडी किसी और तरफ फेंकी गई, फिर 2 और फेंकी गई। ये सब दुश्मन के कैंप में गिरी। संतरियों ने कौन है की सदाएं लगाईं। कहीं से जलते हुए फीतों वाले तीर आए जो जमीन पर लगे। हांडियां वहीं गिरकर टूटी थीं। उनके अंदर से सयाल मादा निकलकर बिखर गया था। ये आतिशगीर था। तीरों के फीतों ने उसे आग लगा दी। दोनों खैमों को भी आग लग गई। जमीन शोले उगल रही थी। कैंप में भगदड़ मच गई। घोड़े रस्सियां तोड़ाने लगे। सिपाही उठकर इधर उधर दौड़े तो छापामारों ने तीर बरसाने शुरू कर दिए। ये खैमागाह 1 मील से ज्यादा लंबे चौड़े इलाके में थी। बेशतर इसके के कमांडर जवाबी कार्रवाई करते छापा मार तबाही मचाकर गायब हो चुके थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।